बहुत बहुत स्वागत है शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज का वीडियो बायो के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है आपकी रिवीजन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आज लेक्चर नंबर 2 है और आनुवंशिकी और विकास। ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए ये 2 लेक्चर इसमें लगा और आपको पता है इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट रिविजन पूरे यूनिट का हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 12 बायो में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, रिवीजन के सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए फ्री लाइव क्लास लेकर आए। अगर आप 2021 में नीट की तैयारी कर रहे हो तो जीओसी पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलेगा बाई शुभकरण चौधरी। यहाँ पर आप क्लास की टाइमिंग देख सकते हो। साथ में आपको वो टॉपिक जो 2021 नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाई वेटेज के हैं, वो आपको प्रणव पढ़ाएंगे 9 दिसंबर को। ठीक है, और टाइमिंग रहेगी 5 PM की। ये दोनों क्लास आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। बस आपको वहाँ कोड डालना है शुभम 12। जैसे ही आप वो कोड डालोगे वो सारे क्लास आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर एक क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और आज की इस धमाकेदार रिविजन क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने पहले चैप्टर में या पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं यही सारी चीजें हमें पढ़नी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि हमें जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर फोकस करना है हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पहला लेक्चर या पहला मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। तो आइए इसी क्रम में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या है। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग सहलन लक्षणों की वंशागति। तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, जैव विकास से आप क्या समझते हैं या जैव विकास क्या होता है। और चौथी या पांचवी चीज है लैमार्कवाद और डार्विनवाद क्या है। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। और आप लोग धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा भी घबराइएगा मत, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रही है आपको इतने अच्छे से समझ में आएगी, इतनी अच्छे से समझ में आएगी कि इसको अगर आप लोग इस वीडियो को या इस लेक्चर को आप लोग देख लेते हैं तो आपको किसी और भी चीज से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी है। तो देर किस बात की, आइए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि लिंग निर्धारण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन बोला जाता है। तो मानव में सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं या कैसे होते हैं। तो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो 2 प्रकार से होता है मेरे दोस्तों। तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, तभी हमको समझ में आएगा कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो पहला जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, एक गुणसूत्र जो होता है वो समजात होता है। कैसा होता है, समजात होता है। ठीक है, समजात को क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ऑटोजोम बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है ये क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। कैसा होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र। आप लोग ये सारी चीजें 9th और 10th में पढ़े भी होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ डिटेल में बातें करेंगे। तो लिंग गुणसूत्र को क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात हम लोग ये करते हैं कि समजात गुणसूत्र क्या होते हैं। तो समजात गुणसूत्र जो होते हैं, देखिए यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि समजात का मतलब क्या होता है, समान होता है। समजात का मतलब क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो अब समजात गुणसूत्र को हम लोग कैसे देखेंगे, समजात गुणसूत्र को हम लोग देखिए कैसे देखते हैं। समजात का मतलब क्या होता है, समान होता है। मैंने बताया ये मेल हो गया हमारा, क्या हो गया, ये मेल है हमारे, ठीक है, और ये हो गई हमारी फीमेल हो गई। ठीक है,
एक मेल हो गई और एक फीमेल हो गई। मेल को हिंदी में बोलते हैं नर, क्या बोला जाता है, नर बोला जाता है, और फीमेल को बोला जाता है मादा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैन भी लिख सकते हैं, वुमेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेल, मैंने बोला कि समजात, जो समजात गुणसूत्र होता है वो दोनों में समान होता है। किसमें समान होता है, मेल में भी समान रहेगा, जो इसका गुणसूत्र है ये मेल में भी समान रहेगा, और इसका जो गुणसूत्र है फीमेल में भी समान रहेगा। तो कैसे रहेगा, तो इनकी जो संख्या होती है, ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो पेयर्स में पाए जाते हैं। कितने पेयर्स में पाए जाते हैं, 22 पेयर्स में। ठीक है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये 22 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और लिंग गुणसूत्र कितने पेयर्स में पाए जाते हैं, 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। कितने पेयर्स में पाए जाते हैं, 23। ठीक है, ये जो होते हैं 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो होते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो मैंने बताया कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं दोनों में समान होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मेल में जो समजात गुणसूत्र होता है वो कैसा दिखता है भाई, एक्स की तरह दिखता है। कैसा दिखता है, एक्स की तरह दिखता है मेल में। और फीमेल में कैसा दिखता है समजात गुणसूत्र, फीमेल में भी एक्स दिखता है। कैसा दिखता है, एक्स दिखता है। ठीक है, अब तो समजात गुणसूत्र हो गए ना, क्योंकि देखिए समजात का मतलब समान, एक जैसे दिखने वाले। तो मेल के केस में एक्स दिख रहा है और फीमेल के भी केस में क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लिंग गुणसूत्र की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लिंग गुणसूत्र होता है यही हमारे लिए कैपेबल होता है, या यही हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र के पास ही ऐसी शक्ति होती है जो हमारी पीढ़ी को क्या करता है, आगे बढ़ा सकता है। तो लिंग गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसमें, मेल के केस में और फीमेल के केस में। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मेल के केस में जो लिंग गुणसूत्र हमारा होता है वो कैसा होता है, वाई होता है। कैसा होता है, वाई होता है। ठीक है, और फीमेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो अपने साथी, जिसका साथी है ना, फ्रेंड, ठीक है, इसी की तरह होता है। कहता है भाई नहीं हम तुम्हारी तरह ही दिखेंगे, लेकिन हमारा काम जो होगा वो दूसरा रहेगा। ठीक है, तो इसका जो लिंग गुणसूत्र है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, अब क्या लिंग बन गए हमारे, अब जो गुणसूत्र बन गए हमारे क्या बन गए, मेल में क्या गुणसूत्र बन गया, एक्स वाई बन गया, और फीमेल में गुणसूत्र क्या बन गया, एक्स एक्स बन गया। ठीक है, तो इतना समझ में आया, एक्स वाई और एक्स एक्स। देखिए जब एक्स वाई क्रोमोसोम रहेगा तो जो आने वाली जो जनरेशन है वो क्या बनेगी, नर बनेगी, और फीमेल में जब एक्स एक्स रहेगा तो इसकी जो आने वाली जनरेशन है वो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी या मादा बनेगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई ना, क्योंकि ये जो एक्स है वो क्या है, ऑटोसोम है, और ए एक्स क्या है, ऑटोसोम है। ऑटोसोम का मतलब समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, वाई क्रोमोसोम जो है लिंग गुणसूत्र है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये भी क्या है, लिंग गुणसूत्र है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हमें एक बात ये याद रखना है कि जो नर होता है और जो मादा होती है ये दोनों अभी इस रूप में, जैसे हम हो गए या आप हो गए, अभी जो आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है ना, वो पूरी की पूरी जो शरीर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं, या 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2n। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, 2n का मतलब होता है द्विगुणित। क्या होता है, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब क्या होता है कि इसमें दो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है द्विगुणित। अभी हम लोग क्या है, द्विगुणित है। ठीक है, और फीमेल भी क्या है, द्विगुणित है। ठीक है, 2n है। ठीक, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि मेल क्या रिलीज करता है, मेल क्या रिलीज करता है, शुक्राणु रिलीज करता है। मेल क्या रिलीज करता है, शुक्राणु। ठीक है, मेल जो होता है स्पर्म रिलीज करता है। ठीक है, मेल क्या रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज करता है, और फीमेल क्या रिलीज करती है, ओवा या एग रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, ओवा या एग। ठीक है, ओवा और एग। एग का मतलब होता है अंडा या अंड। ठीक है, ओवा, ओवा या एग। ठीक है, तो ओवा एग रिलीज करती है। ठीक है, और ये क्या रिलीज करते हैं, स्पर्म। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं भाई, स्पर्म रिलीज करते हैं। स्पर्म को बोला जाता है शुक्राणु। क्या बोला जाता है, शुक्राणु।
ठीक है, स्पर्म को क्या बोला जाता है? शुक्राणु। और इसको बोला जाता है ओवा या एग। एग का मतलब होता है अंडा। ठीक है, तो ये जो होते हैं एक, इनको क्या बोला जाता है? इनके अंदर अभी देखो, अभी मैंने बताया कि मेल जो होता है 2n होता है, मतलब द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब क्योंकि इसके पास दोनों क्रोमोसोम है ना, और फीमेल के भी पास क्या है? 2 क्रोमोसोम है, XX है। ठीक है, तो ये भी क्या है? द्विगुणित है। तो हमारी जो बॉडी है डिप्लॉयड फॉर्म में है, द्विगुणित फॉर्म में है ना। किस फॉर्म में है? द्विगुणित फॉर्म में है। ठीक है, द्विगुणित। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। द्विगुणित फॉर्म में है। लेकिन जब स्पर्म और ओवा का जब फॉर्मेशन होता है तो एक इस फॉर्म में रहते हैं, एक गैमेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं। ठीक है, इन्हें बोला जाता है एन। एन का मतलब एक गुण। एन का मतलब क्या होता है? एक गुण होता है। क्या होता है? एक गुण। एक गुण का मतलब सिंगल। एक गुण का मतलब क्या होता है? सिंगल गुणसूत्र इसमें पाए जाएंगे। अब कैसे पाए जाएंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, फीमेल जब रिलीज करेगा, जब फीमेल मेल के पास जाएगा और इससे इंटरकोर्स करेगा या फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा? यहां से मान लीजिए एक्स गया, यहां से एक्स आया, तो एक्स के अंदर क्या है? स्पर्म है। ठीक है, और यहां से क्या आ गया? एक्स आ गया। ठीक है, एक्स एक्स आ गया, तो क्या बन गया? एक्स एक्स बन गया। क्या बन गया? एक्स एक्स बना। ठीक है, अब यही एक्स का अगर क्रॉस हम लोग इस एक्स से करा दें, ठीक है, तो क्या बना? एक्स एक्स बन गया। फिर क्या बना? एक्स एक्स बना। ठीक है, क्या बना? एक्स एक्स बना। ठीक, फिर क्या बना? अगर y और x से क्रॉस करा दे तो क्या बन रहा है? देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, x और y बना। क्या बना? x और y बना। ठीक है, फिर इसी y का क्रॉस इससे करा दे तो क्या बना? ठीक है, क्या बन रहा है? x और y बना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्म होते हैं वो मिलियन की संख्या में रहते हैं। मतलब इनकी जो संख्या होती है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप लोग आर्मी की दौड़ देखे होंगे या कोई भर्ती देखे होंगे, या कभी भी आप लोगों की स्कूल या कॉलेज में रैली होती है। ठीक है, जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो रैली होती थी। रैली में बहुत सारे गेम होते थे, दौड़ होती थी। ठीक है, भाला को फेंका जाता था। ठीक है, तो इसमें जो दौड़ होती है ना, इसमें करीब 5 बच्चों, 6 बच्चों, 10 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो स्पर्म होते हैं ये दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाने का मतलब इनकी जो संख्या होती है मिलियन में होती है। अब सबसे पहले जो स्पर्म पहुंचेगा वही एक के साथ क्या करेगा? फ्यूज कर जाएगा। अब कौन सा स्पर्म पहुंचा है? अगर एक्स वाला पहुंचा है तो मेल के पास तो एक ही एक्स है ना, मेल के पास क्या है? एक एक्स है। तो अगर एक एक्स पहुंचा है इसके पास तो एक फीमेल के पास एक्स आएगा। ठीक है, फीमेल के पास तो दोनों एक्स है, तभी तो गर्ल बनेगी ना। तब क्या बन जाएगी? इस आने वाली जो जनरेशन होगी, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो क्या बनेगी? गर्ल बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? गर्ल बनेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे एक्स एक्स बना तो क्या बन गया? गर्ल बन गई। मतलब आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो डॉटर हो गई। ठीक है, डॉटर का मतलब होता है पुत्री। ठीक है, अगर ए बी एक्स एक्स क्या बना? डॉटर बना, पुत्री बना। अगर एक्स वाई बन रहा है तो क्या बन रहा है? ठीक है, सन बन रहा है या बॉय बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है? सन या बॉय बन रहा है। ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इनको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, a प्लस एक्स लिख सकते हैं। a प्लस एक्स का मतलब होता है कि ऑटोसोम। ए का मतलब क्या है? ऑटोसोम यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब एक गुण। एक गुण मैंने बताया था ना कि ए जो है मेल अभी डिप्लॉयड है। ठीक है, जिसमें दोनों क्रोमोसोम है। लेकिन जब लिंग निर्धारण होता है, जब लिंग निर्धारण होता है तो यहाँ पे केवल एक ही क्रोमोसोम जाएगा ना। यहाँ पे आप लोग देखिए, जब मेटिंग होगी या जब इंटरकोर्स होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगा, लिंग निर्धारण जब होगा, तो यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम जाएगा। स्पर्म से भी एक आएगा। ठीक है, एक आएगा, और मेल फीमेल से भी एक आएगा। एक यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसलिए इसको लिखा जा रहा है ए प्लस एक्स। क्या लिखा जा रहा है? ए का मतलब होता है यहाँ पे ऑटोसोम, और ऑटोसोम का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों समझात। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ए प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ए का मतलब सिंगल। ठीक है, या तो वाई आएगा या तो एक्स आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है समझात या एक गुण सेट। ठीक है, एक गुण सेट बोला जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, लिंग निर्धारण समझ में आया।
तो जो लिंग निर्धारण होता है, अगर एक्स एक्स रहता है तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है मेरे प्यारे दोस्तों वो डॉटर होती है या पुत्री होती है। अगर एक्स वाई आता है तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो क्या हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा या सन हो जाएगा या बॉय हो जाएगा। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है समझ में आया। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो नर होता है वो 2n द्विगुणित होता है, मादा जो भी होती है वो भी द्विगुणित होती है। ठीक है, डिप्लॉयड होती है। और इनका जो सेट होता है वो एक्स वाई होता है, नर का जो सेट होता है एक्स वाई होता है, और मादा का जो सेट क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। इसमें से एक क्रोमोसोम जो होता है वो समजात होता है और एक जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो मेल जो होते हैं वो स्पर्म को रिलीज करते हैं और फीमेल जो होती है एग को रिलीज करती हैं। और मेल में जो एक्स वाई क्रोमोसोम है इसमें से केवल एक क्रोमोसोम जाता है, या तो एक्स जाएगा या तो वाई आएगा। इसी तरह फीमेल के भी केस में या तो एक्स आएगा या तो एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास दो एक्स हैं, लेकिन इसमें से एक ऑटोसोम होता है और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इसी के तौर पे जब अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, जब लेडीज प्रेग्नेंट रहती हैं तो जब अल्ट्रासाउंड होता है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं लोग तो डॉक्टर के पास, तो यही चेक करके बताया जाता है। अब तो बैन हो गया है, अल्ट्रासाउंड लोग कराते नहीं है, क्योंकि हमारी जो धारणा बीच में चली थी कि लड़कियों को लोग सरवाइव नहीं करने दे रहे थे। जो गर्ल्स आती थी, कुछ लोगों की मेंटेलिटी जो थी तो गर्ल्स को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए अल्ट्रासाउंड लोग करा के इनका एबॉर्शन करा देते थे। ठीक है, तो लेकिन इसलिए इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया अल्ट्रासाउंड को। तो यही गुणसूत्र को जब एक्सरे किया जाता था तो गुणसूत्र जो होता है ये हमारे एक्सरे प्रिंट पे आ जाता है। अगर एक्स एक्स रहता था तो आने वाली जो जनरेशन थी हमें पता चल जाता है कि पुत्री होगी, और एक्स वाई रहता तो आने वाली जो जनरेशन थी क्या हो जाएगा, बॉय या सन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि लिंग सहलग्न लक्षण क्या होता है। लिंग सहलग्न लक्षण में हम लोग देखेंगे कि लिंग सहलग्न लक्षण की वजह से हमारे अंदर कौन कौन से विकर या कौन कौन से रोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक रोग का नाम है जिसका नाम है वर्णांधता की वंशागति, मैंने यहाँ पे इसको लिया है। तो इस रोग को किस नाम से जाना जाता है, लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पेशेंट होते हैं या इसके जो मरीज होते हैं यह मोस्टली जो होते हैं लाल रंग और हरे रंग में डिफरेंट नहीं कर पाते या पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें इस रोग को बोला जाता है लाल हरा अंधापन कहा जाता है। अब आइए इसका हम लोग थोड़ा सा जेनेटिकली डिटर्मिनेशन देख लेते हैं, आनुवंशिकी विकर कैसे होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बात आप लोग और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो इसके जीन होते हैं, ठीक है, इसके जो जीन होते हैं वह एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं या एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसके जो जीन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो इसके जो जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके क्रॉस करा के थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ए हो गया, मेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया, मेल लिख दिया। ठीक है, और क्या लिख दिया, यहाँ पे फीमेल लिख दिया। ठीक है, ए हो गई हमारी फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल क्या है, इसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स है, एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स एक्स है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि कोई एक पुरुष है जो वर्णांध है। ठीक है, एक पुरुष है जो वर्णांध है, मतलब इसके अंदर वर्णांधता की वंशागति पाई जा रही है। तो आप लोगों को पता है कि वर्णांधता की वंशागति का जो जीन होता है वो किस क्रोमोसोम पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वर्णांधता की वंशागति। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस, इसलिए इसका जीन मैंने सी से दिखा दिया है। ठीक, वर्णांधता का जो जीन होता है वह एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। ठीक है, तो वर्णांधता को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो कलर, तो इसका जो पहला लेटर है सी, इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्णांधता को सी जीन से भी दिखाया जाता है। तो इसके जो जीन होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो इसका जीन मैंने एक्स क्रोमोसोम पे डाल दिया है। ठीक है, अब एक वर्णांध व्यक्ति की शादी एक नॉर्मल स्त्री से जब होती है तो इसके जो बच्चे होंगे या इसकी जो जनरेशन, इसकी जो पीढ़ी होगी वो कैसी होगी। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस करा दिया, x और x मिलता है तो क्या बनता है भाई, x x मिला, x और x मिलता है तो क्या बनता है, x x मिल गया। ठीक है, दूसरा मिलता है x x, फिर बन गया x x। अब यहाँ पे हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ए वाला जो एक्स है, जो फादर का एक्स है, एक किसको मिलेगा, एक डॉटर को मिलेगा। ठीक है, तो ए वाला जो एक्स है एक डॉटर को मिला, तो इसका जो जीन है मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि डॉटर जो हमारे फादर के पास जो जीन है वो डॉटर के पास जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो जीन दिख रहा है, ठीक है, अगर यही डॉटर के पास फिर चला गया, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारी जो गर्ल्स होती है, हमारी जो पुत्री होती है, उसको जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो केवल पिता से ही मिलता है। ठीक है, अब अगर हमारा पुत्र है तो पुत्र के पास पुत्र हमारा तभी बनता है जब इसके पास वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो वाई और एक्स से जब क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो एक्स और वाई हो गया। ठीक है, इससे और इससे क्रॉस कराते हैं तो एक्स और वाई हो गया। तो यहाँ पे जो रेशियो आया है या जो हमारी डिजीज होने की, जो विकर होने की जो संभावना है वो कैसी है, देखिए यहाँ पे क्या जो पुत्री है हमारी, ठीक है, वो पुत्री है क्या है, वाहक है। ठीक है, क्या है, वाहक है। और जो दोनों सन है हमारे वो क्या है, नॉर्मल है। दोनों सन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जो हमारी डॉटर है, जो हमारी पुत्री बनी, वो कैसी बनी, वाहक बनी। ठीक है, वाहक का मतलब आप लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैरियर। तो कैरियर या वाहक का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके पास जो जीन है उसके पास तो डिजीज है, जो इसके पास रोग है वो रोग है, लेकिन उसको दिखेगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कोई गर्ल्स है, इसके अंदर एक जीन है, ठीक है, क्या है, जीन है, इसके ऊपर जीन है ना, दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर तो जीन है, लेकिन ये रोग जो है इसको दिखेगा नहीं, दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी मैरिज, अगर इस गर्ल्स की मैरिज किसी नॉर्मल पुरुष से की जाएगी तब इसका जो लक्षण होगा क्या होगा, दिखने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर को या ऐसे लक्षण को बोला जाता है वाहक। अब इसका जो जीन है वो दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। 2 एक्स क्रोमोसोम जो है, ए वाला जो एक्स क्रोमोसोम है इसके जीन को दिखने नहीं दे रहा है, मतलब ये प्रभावी हो जा रहा है इसके ऊपर। जो ए वाला एक्स क्रोमोसोम है ये इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, प्रभावी हो जा रहा है, इसीलिए इसका जो जीन है दिख नहीं रहा है। ऐसे लक्षण को बोला जाता है वाहक। वाहक का मतलब होता है ले आना और ले जाना। तो इनकी जब शादी होगी, इनकी जब मैरिज होगी किसी एक सामान्य पुरुष से, तो इनके जब बच्चे होंगे तो इनके अंदर ये रोग क्या हो जाएगा, चला जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है वाहक। ठीक है, अब यहाँ पे जो पुत्र हो गए वो सामान्य हो गए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर पुत्र सामान्य कैसे हो गया। सामान्य इसलिए हो गया क्योंकि जो हम लोगों को जो एक्स क्रोमोसोम मिलता है वो केवल मदर से मिलता है, फादर से नहीं मिलता। मतलब पिता से हमें कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा, केवल वाई क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक है, तो जीन किस पे पाए जा रहे हैं, एक्स पे पाए जा रहे हैं। तो एक्स वाला जो जीन है वो केवल किसके ऊपर है, फादर के ऊपर है ना। तो एक्स का जो जीन है वो केवल डॉटर को मिलता है, फादर से। और हम लोगों को जो एक्स का क्रोमोसोम जो जीन है वो केवल मदर से मिलता है। तो मदर हमारी क्या है, नॉर्मल है, इसलिए हम लोग क्या है, सामान्य है। ठीक है, तो वर्णांतता की वंशागति समझ में आई, समझ में आई वर्णांतता की वंशागति। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, मेल जो है फीमेल जो है, मेल एक पुरुष, एक वर्णांत पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से जब होती है तो इसके बच्चे कुछ इस प्रकार आते हैं। ठीक है, जो डॉटर जो पुत्री बनती है वाहक बनती है, और जो पुत्र बनते हैं वो सामान्य बनते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिंग निर्धारण पढ़ लिया, लिंग सीमित लक्षण या वर्णांतता के बारे में डिस्कस कर लिया। अब तीसरी जो टॉपिक है हमारी वो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लिक अम्ल है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग तो ये जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जब हमारे पृथ्वी का विकास हो रहा था या ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रही थी तो उस समय इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जब हमारे
लाइफ की ओरिजिन हो रही थी तो उस समय इसकी क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई थी। लेकिन सबसे पहले कौन सा न्यूक्लिक अम्ल बना होगा? न्यूक्लिक अम्ल अभी मैं बताऊंगा कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए, न्यूक्लिक अम्ल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर नामक एक वैज्ञानिक थे। फ्रेडरिक मिसर ने इसकी क्या की? डिस्कवरी की। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज थी वो पस सेल्स में की थी मेरे प्यारे दोस्तों। पस सेल्स या पस कोशिका, ठीक है, पस सेल्स में की थी। ठीक है, तो पस सेल्स क्या होती है? ठीक है, पस सेल्स को पता है आप लोग क्या कहते हैं? पस सेल्स जो हिंदी भाषा में बोला जाता है मवाद। मवाद जानते हैं? जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को फुंसी होती थी, फोड़ा होता था या कहीं चोट लग जाती थी, तो जब वो पक जाता था तो उसमें से एक एलोइस पदार्थ निकलता था जिसको बोलते थे पस। ठीक है, उसी को बोला जाता है पस, जिसके ऊपर हम लोग बैंडेज लगाते थे। ठीक है, तो जो बैंडेज था उसमें से जो इसमें जो स्पॉट लगे होते थे उसी चीज में फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक अम्ल की डिस्कवरी की। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने टाइप्स का होता है भाई? 2 टाइप्स का, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए क्या होता है अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कैसे बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल कैसे बना होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कैसे बना होता है? 3 चीजों से मिलके बना होता है। 3 चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए, पहला जो होता है हमारा वो नाइट्रोजनी बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनी बेस होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं या न्यूक्लिक अम्ल आपसे पूछा जाए कैसे बने होते हैं, या डीएनए पूछा जाए कैसे बने होते हैं, या आरएनए पूछा जाए कैसे बने होते हैं, तो ये सारी चीजों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो एरो है, ये एरो जो है ऊपर चला जाएगा। ये एरो कहाँ चला जाएगा? ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल 3 चीजों से मिलके बने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहली चीज है नाइट्रोजनी बेस। ठीक है, पहली चीज क्या है? नाइट्रोजनी बेस। दूसरी चीज होती है फॉस्फेट। ठीक है, और तीसरी चीज जो होती है वो होती है पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है। नाइट्रोजनी बेस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। अब प्यूरिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एडिनिन और एक होते हैं ग्वानिन। पिरिमिडिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थायमिन। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आरएनए की बात की जाएगी तो थायमिन की जगह एक पिरिमिडिन आ जाता है जिसका नाम है यूरेसिल। क्या नाम है? यूरेसिल। ठीक है, इसको यू से दिखाया जाता है, रिप्लेस ऑफ थायमिन ऑफ प्लेस ऑफ यूरेसिल इन द केस ऑफ आरएनए ना। ठीक है, आरएनए की जगह पे जब थायमिन रहता है तो इसको रिप्लेस करके क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। अब पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसा शुगर जिसका स्ट्रक्चर 5 कार्बन से मिलके बना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं 5 कार्बन शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर इसे बोला जाता है, या पेंटोज कार्बन। ठीक है, सी का मतलब कार्बन, मतलब इनके अंदर कार्बन की जो संख्या होगी वो 5 होगी। ठीक है, तो पेंटोज शुगर कितने टाइप्स के होते हैं? पेंटोज शुगर कितने टाइप्स के होते हैं? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। पेंटोज शुगर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब बात करेंगे डीएनए के डबल हेलिकल के बारे में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, या वाटसन और क्रिक मॉडल के बारे में। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है आप लोगों से कि डीएनए की द्विगुणी संरचना को विस्तारित कीजिए, या पूछा जा सकता है कि वाटसन और क्रिक का मॉडल क्या है। तो वाटसन और क्रिक का मॉडल ये था कि
डीएनए के स्ट्रक्चर को किसने दिया था? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों को, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर था, इसमें 4 प्लेयर्स शामिल थे। 4 प्लेयर्स का मतलब 4 खिलाड़ी। अब 4 खिलाड़ी आप तो बोल रहे होंगे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर 2 ही ने बताया है। 2 मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो वाटसन और क्रिक जो थे, ठीक है, ये 2 हैं। और 2 लोग कौन थे? एक जो थी लेडीज थी जिनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। इनका नाम क्या था? रोजालिंड फ्रैंकलिन, मार्सिस विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक। कितने प्लेयर्स हो गए? 4 प्लेयर्स हो गए, मार्सिस विल्किंस, रोजालिंड फ्रैंकलिन, वाटसन एंड क्रिक। अब आप लोगों को दूसरी चीज ये जा रहा हूं बताने कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक का रिलेशन क्या है? तो वाटसन जो थे वो टीचर्स थे और स्टूडेंट जो थे इनके स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल था वो 1953 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू देखा गया था। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक बेटा यंत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे माइक्रोस्कोपी यंत्र होता है, इसी तरह एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग डीएनए को विजुअलाइज किया गया था या डीएनए को हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब डीएनए की जो चौड़ाई होती है कितनी एंगस्ट्रॉम होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की पूरी जो लंबाई होती है भाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है भैया। कितनी एंगस्ट्रॉम होती है भैया? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब इसमें एक हेलिक्स का मतलब होता है कुंडलन। एक कुंडलन का मतलब ये होता है कि एक जो हेलिक्स है कहां से जाके कहां पे कंप्लीट हो रहा है। डीएनए की पूरी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम और एक नाइट्रोजनी बेस से दूसरे नाइट्रोजनी बेस की जो दूरी होती है ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिक्स में मैंने बताया कि एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजनी बेस होते हैं? 10.5 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 खांच पाई जाती है, एक लघु खांच होती है और एक दीर्घ खांच होती है। दीर्घ खांच को बोलते हैं मेजर ग्रुप और लघु खांच को बोला जाता है माइनर ग्रुप, ठीक है। इनका क्या यूज होता है भाई? इनका जो यूज होता है आप लोग पढ़े होंगे प्रोटीन की सिंथेसिस में और ड्रग बनाने में, ठीक है। तो दीर्घ खांच की जो यूज होता है, दीर्घ खांच का जो यूज होता है वो ड्रग को बनाने में होता है, एंटीबायोटिक बनाने में, और लघु खांच का जो यूज होता है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि यहाँ पे जो एक हेलिक्स है, हेलिक्स का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त कि जो कुंडलन होता है, ठीक है। एक हेलिक्स कंप्लीट होने में जितना होता है नाइट्रोजनी बेस कितना होता है इसमें? 10.5 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। 10.5 एंगस्ट्रॉम जो होता है एक कुंडलन में पाया जाता है। दूसरी चीज इसमें एक लघु खांच पाई जाती है और एक दीर्घ खांच पाई जाती है। दीर्घ खांच जो होती है मैंने आप लोगों को बता दिया, दीर्घ खांच जो होती है एंटीबायोटिक बनाने में होती है और लघु खांच जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए होती है। तो ये था डीएनए का मॉडल या वाटसन और क्रिक का मॉडल, ठीक है। जो एक चीज और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि एडेनिन और थायमिन जो होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करते हैं। एडेनिन और थायमिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं चारगाफ लॉ के बारे में। चारगाफ लॉ क्या है? चारगाफ लॉ क्या बताता है हमें भाई? चारगाफ लॉ है वो हमें क्या बताता है? चारगाफ ने ये बताया था कि हर एक जाति के अंदर, हर एक स्पीसीज के अंदर जो डीएनए का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? सेम होता है। अर्थात जो प्यूरिन जितना होगा उतना पिरिमिडीन होगा, ठीक है। जितना पिरिमिडीन होगा उतना प्यूरिन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये चारगाफ लॉ से काफी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अब आप लोग 12th में है, इसके बाद कोई बीएससी का एंट्रेंस देगा, कोई नर्सिंग में जाएगा, कोई नीट की तैयारी करेगा, तो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चारगाफ ने क्या बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए का जो कंसंट्रेशन है या जो परसेंटेज है, जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडीन होगा। तो प्यूरिन का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए एडेनिन है,
एडेनिन है, एडेनिन के साथ क्या होता है थायमिन, एडेनिन जो है प्यूरिन है और थायमिन क्या है पिरिमिडीन है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लीजिए एडेनिन है, एडेनिन का जो परसेंटेज है, कोई एक डबल हेलिकल डीएनए है, डबल हेलिकल डीएनए में जो एडेनिन का जो परसेंटेज है ए है 30%, कितना है 30% है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का परसेंटेज कितना होता है? ठीक है, तो देखिए कैसे बताया जाता है। मैंने अभी क्या बताया, चारगाफ ने बताया था कि जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडीन होगा। ठीक है, तो एडेनिन कितना 30 है, तो थायमिन भी कितना होगा 30 होगा भाई, थायमिन भी कितना होगा 30 होगा। ओके 30 हो गया। अब 30 और 30 को प्लस कर दीजिए, 30 और 30 को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 हो गया, 60 हो गया। ठीक 60 100 माइनस 60 कर दीजिए, 100 माइनस 60 कर दीजिए, जो परसेंटेज होता है वो 100 से निकाला जाता है। कितना बचा 40 बचा। ठीक कितना आया 40 आ गया। अब 40 में हमें क्या मिलना है, 40 में हमें क्या लेना है, तो 40 का आधा अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना। तो 20 कितना हो जाएगा 20 में 20 जो हो जाएगा वो G हो जाएगा और 20% जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। तो ठीक है, टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जैव विकास के बारे में, जिसमें हम लोग दो टॉपिक को इम्पोर्टेंस देखेंगे, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। ठीक है, लैमार्कवाद जो अपना नियम जो उन्होंने दिया था या जो जैव विकास को उन्होंने समझाया था 1744 में 1829 में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। ठीक है, लैमार्कवाद का जो नियम था मेरे प्यारे दोस्तों, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग होता है। उन्होंने कैसे एग्जाम्पल दिया था, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। लैमार्कवाद ने ये बताया कि जो पहले के जीव हुआ करते थे उनमें पैर पाए जाते थे, उनमें पैर पाए जाते थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, सर्प का एग्जाम्पल लिया और उन्होंने ये बताया कि पहले के जो सर्प हुआ करते थे वो क्या होते थे, इनमें पैर पाए जाते थे। तो वो क्या कि उनमें जब पैर पाए जाते थे तो उनमें जब पैर पाए जाते थे तो वो क्या होते थे, उनको झाड़ी में कहीं जाने में कहीं आने में दिक्कतें पैदा करते थे। तो क्या किया, धीरे धीरे जो इनकी पीढ़ी थी उस अंग को मतलब उस पैर को क्या किया, कम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उस पैर का जो यूज था उन्होंने कम करना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने कम करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि जो आगे जो सर्फ आने लगे, जो स्नैक आने लगे आगे, इनकी जो पीढ़ी जब इनके बच्चे पैदा होने लगे तो एक ऐसा समय आया कि इनके अंदर जो पैर था वो नहीं पाया गया। तो लैमार्कवाद ने यही बताया था कि अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। तो अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग से ये हमें तात्पर्य मिलता है कि जिस अंग का प्रयोग हम लोग ज्यादा करेंगे वह अंग ज्यादा बढ़ेगा और जिस अंग का प्रयोग हम लोग कम करेंगे वह अंग क्या होगा, कम बढ़ेगा। तो उन्होंने सर्प का एग्जाम्पल लिया था, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो सर्प हुआ करते थे पहले के जमाने में उनमें पैर हुआ करते थे, लेकिन उनमें जब पैर हुआ करते थे उन्हें वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते थे, उनसे जो बड़े जानवर होते थे उनको खा जाते थे, उन्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती थी, जो झाड़ी होती है उनमें एक घुस नहीं पाते थे। तो ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोग पैर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम लोग रेंग के चलेंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने रेंग के चलना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने पैर का जो यूज था वो बंद कर दिया। तो धीरे धीरे क्या देखा गया, ऐसा देखा गया कि उनमें जो पैर था, वो जो अंग था वो क्या धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो ये लैमार्कवाद ने ये बताया था। और लैमार्कवाद ने ये बताया था कि उन्होंने बताया कि जैसे जो हमारे पिता होते हैं बच्चे सेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि पहलवान का बच्चा पहलवान हो सकता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पहलवान का बच्चा पहलवान हो जाए तो वो कब होगा, जब इतनी मेहनत करेगा, उसके अनुसार वो ढलेगा तभी होगा। कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, टीचर का बच्चा टीचर ही बने या पहलवान का बच्चा पहलवान ही बने। क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ कारक जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है उसकी जो रुचि है, जो इसकी इच्छा है पहलवान नहीं बनने में, डॉक्टर नहीं बनने में है। ठीक है, तो ये लैमार्कवाद का नियम था। उन्होंने कहा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया कि अंगों का जो प्रयोग है अनुप्रयोग
ठीक है, वे उन्होंने सर्प का एग्जाम्पल लिया और उसके बारे में उन्होंने बताया। तो ऐसा नहीं होता है कि जो पहलवान के बच्चे अगर हैं तो पहलवान ही बनेंगे, डॉक्टर के अगर बच्चे हैं तो डॉक्टर ही बनेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो अब हम लोग बात करते हैं डार्विनवाद के बारे में। डार्विनवाद का जो पहला नियम है वह है संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रवृत्ति। संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रवृत्ति। और इनका जो बहुत ही फेमस जो नियम है उसका नाम है जीवन संघर्ष। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो डार्विन जी ने ये बताया कि जो जीव होते हैं वो जब जो जीव होते हैं अगर वो लगातार अपना प्रजनन करते हैं, प्रजनन करके अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो एक नॉर्मल जीव, अगर एक नॉर्मल कम संख्या की बात की जाए, सबसे कम संख्या वाले जीव की बात की जाए, अगर हाथी की बात की जाए तो अपने 90 साल या 60 साल में क्या करती है, प्रजनन स्टार्ट करती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा कि इनकी संख्या अगर बढ़ती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके ऊपर कुछ फैक्टर वर्क करते हैं। फैक्टर मतलब कारक होता है। ठीक है, सीमित भोज्य सामग्री, परभक्षी जंतु, रोग, प्राकृतिक विविधताएं। जैसा कि मैंने अभी बताया था इसके पहले कि अगर एक हाथी 30 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक प्रजनन करता है तो लगभग वो 740 या 750 बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है। लगभग 90 मिलियन हाथियां क्या हो जाएंगी अगर ऐसा होता रहा, तो धरती पे यही सारी की सारी जो होती है इनकी जो प्रजातियां यही पाई जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर, हमें सरवाइव करने के लिए, हमें इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में ढलने के लिए कुछ फैक्टर, कुछ कारक की आवश्यकता होती है जो सबके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो जैसे ये फैक्टर क्या क्या है? सीमित भोज्य सामग्री। ठीक है, तो सीमित भोज्य सामग्री, अगर हमें जीवित रहना है तो अगर भोज्य सामग्री की जो कंसंट्रेशन है, जो इसका नंबर है वो सीमित ही है, तो क्या होगा, एक कम भोजन अगर होगा कहीं पे तो इसको कंपीट किया जाएगा। कंपीट करने का मतलब अगर एक ही रोटी है तो इस रोटी को पाने के लिए 4-5 लोग झपट रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो डोमिनेट होगा, जो प्रभावी होगा वही पा जाएगा और वही क्या करेगा, खा के सर्वाइव कर लेगा। परभक्षी जंतु। परभक्षी जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो दूसरों के ऊपर अपना या जो दूसरों के द्वारा अपना भोजन लेते हैं उन्हें बोलते हैं परभक्षी जंतु। ठीक है, तो जो कुछ छोटे जानवर होते हैं उन्हें बड़े जानवर क्या होते हैं, खा जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं परभक्षी जंतु। जैसा कि अगर हम लोग कॉमन एग्जाम्पल है अपने गाँव में अगल बगल, जैसे कुत्ता होता है, डॉगी होता है, तो भी क्या होते हैं, करीब 5 to 6 बच्चे को जन्म देते हैं ना। 5 to 6 बच्चे को जब जन्म देते हैं तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है कि सारे के सारे बच्चे जो सरवाइव कर सके? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो सकता है इनसे जो बड़े जानवर हैं, जो जंगली जानवर है, इनको उठा लेके चले जाते हैं, कुछ जो है मर जाते हैं और कुछ जो है बड़े होते होते मर जाते हैं, कुछ को कोई रोग लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट आती है प्राकृतिक विविधताएं। प्राकृतिक विविधताएं का मतलब नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरली होता है, जैसे भूकंप आना, ठीक है, बाढ़ आना, ये सारी चीजें जो होती हैं अगर इनके द्वारा कोई दिक्कतें आती हैं तो उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक विविधताएं। तो हम लोग पहला नियम देख चुके हैं, संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रवृत्ति। ये हो गया ना, देख रहे हैं? चलिए, अरे वाह, ठीक है। नहीं, इसको सर जरा लिखिए, सीधा लिखिएगा, देखिए टेढ़ा लिखा है। ये सीजिया में उठू करा। उस दिन क्या टेढ़ा घरों पे लिख रहे थे आप हाथ ऐसे कहाँ ले जाते हैं? हाथ को ऐसे ले जाया करिए, ऐसे कहाँ जाते हैं? दीजिए बता, अब बात बताइए। अरे भाई सोच हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ऐसा होता रहा, ठीक है, अगर एक हाथी की अगर बात की जाए तो एक हाथी जो होता है 30 वर्ष की उम्र में अगर 90 वर्ष तक वो प्रजनन करती है तो लगभग 19 बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। तो 19 बच्चे अगर ऐसा देखा जाए कि एक साल में या 19 वर्ष में ये कितने बच्चे हो जाएंगे, 740 और 750। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हो गया ना, देख रहे हैं? चलिए, अरे वाह, ठीक है। नहीं, इसको सर जरा लिखिए, सीधा लिखिएगा, देखिए टेढ़ा लिखा है। ये सीजिया में उठू करा। उस दिन क्या टेढ़ा घरों पे लिख रहे थे आप हाथ ऐसे कहाँ ले जाते हैं? हाथ को ऐसे ले जाया करिए, ऐसे कहाँ जाते हैं? दीजिए बता, अब बात बताइए। अरे भाई सोच हाँ।
हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ऐसा होता रहा, ठीक है, अगर एक हाथी की अगर बात की जाए तो एक हाथी जो होता है 30 वर्ष की उम्र में अगर 90 वर्ष तक वो प्रजनन करती है तो लगभग 19 बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। तो 19 बच्चे अगर ऐसा देखा जाए कि एक साल में या तो 19 वर्ष में ये कितने बच्चे हो जाएंगे, 740 और 750, ठीक है। तो ये सारे के सारे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा कि इनकी संख्या अगर बढ़ती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके ऊपर कुछ फैक्टर वर्क करते हैं। फैक्टर मतलब कारक होता है, ठीक है। सीमित भोज्य सामग्री, परभक्षी जंतु, रोग, प्राकृतिक विविधताएं, जैसा कि मैंने अभी बताया था इसके पहले कि अगर एक हाथी 30 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक प्रजनन करता है तो लगभग वो 740 या 750 बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है। लगभग 19 मिलियन हाथियां क्या हो जाएंगी अगर ऐसा होता रहा तो धरती पे यही सारी की सारी जो होती इनकी जो प्रजातियां यही पाई जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर, हमें सरवाइव करने के लिए, हमें इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में ढलने के लिए कुछ फैक्टर, कुछ कारक की आवश्यकता होती है जो सबके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो जैसे ये फैक्टर क्या क्या है, सीमित भोज्य सामग्री, ठीक है। तो सीमित भोज्य सामग्री, अगर हमें जीवित रहना है तो अगर भोज्य सामग्री की जो कंसंट्रेशन है, जो इसका नंबर है वो सीमित ही है तो क्या होगा, एक कम भोजन अगर होगा कहीं पे तो इसको कंपीट किया जाएगा। कंपीट करने का मतलब अगर एक ही रोटी है तो इस रोटी को पाने के लिए 4-5 लोग झपट रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो डोमिनेंट होगा, जो प्रभावी होगा वही पा जाएगा और वही क्या करेगा, खा के सर्वाइव कर लेगा। परभक्षी जंतु, परभक्षी जंतु क्या होते हैं, ऐसे जंतु जो दूसरों के ऊपर अपना या जो दूसरों के द्वारा अपना भोजन लेते हैं उन्हें बोलते हैं परभक्षी जंतु, ठीक है। तो जो कुछ छोटे जानवर होते हैं उन्हें बड़े जानवर क्या होते हैं, खा जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं परभक्षी जंतु। जैसा कि अगर हम लोग कॉमन एग्जांपल है अपने गांव में अगल बगल, जैसे कुत्ता होता है, डॉगी होता है, तो भी क्या होता है, करीब 5 to 6 बच्चे को जन्म देते हैं ना। 5 to 6 बच्चे को जब जन्म देते हैं तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है कि सारे के सारे बच्चे जो सरवाइव कर सके? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? हो सकता है इनसे जो बड़े जानवर हैं, जो जंगली जानवर है, इनको उठा लेके चले जाते हैं, कुछ जो है मर जाते हैं और कुछ जो है बड़े होते होते मर जाते हैं, कुछ को कोई रोग लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट आती है प्राकृतिक विविधताएं। प्राकृतिक विविधताएं का मतलब नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरली होता है, जैसे भूकंप आना, ठीक है, बाढ़ आना, ये सारी चीजें जो होती है अगर इनके द्वारा कोई दिक्कतें आती हैं तो उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक विविधताएं। तो हम लोग पहला नियम देख चुके हैं, संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रवृत्ति। अब नेक्स्ट नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवन के लिए संघर्ष, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें सरवाइव करना है, ठीक है, इस इन्वायरमेंट में अगर सरवाइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो वातावरण है हमारा इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अभी बड़े हैं, अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं, कोई इतने दूर से पढ़ने आता है ना, कोई 30 किलोमीटर से पढ़ने आता है, कोई 40 किलोमीटर से पढ़ने आता है, तो जो मेरा काम है पढ़ाई करना है, लेकिन इसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो यही सारी चीजें कुछ रिलेटेड चीजें यहाँ पे है जीवन के लिए संघर्ष, मतलब हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। तो इसमें 2 चीजें बताए गए हैं, एक सजातीय संघर्ष होता है, एक अंतरजातीय संघर्ष होता है। सजातीय संघर्ष को बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो हम लोग अगर जंतुओं के बारे में बात करें तो कुछ जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने ही सेम जाति के जंतुओं से जब क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं तो उन्हें बोलते हैं सजातीय संघर्ष। सजाति का मतलब समान जाति से, सजाति का मतलब होता है समान जाति से, ठीक है। तो ऐसे जंतु जो अपने ही जाति से स्ट्रगल करते हैं, लड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं सजातीय संघर्ष, ठीक है। अगर वो लड़ते हैं, अगर वो प्रभावी है तो जीत जाएंगे, अगर प्रभावी है जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में सरवाइव कर लेंगे। लेकिन दूसरा क्या होता है, अंतरजातीय संघर्ष, ये इससे थोड़ा सा टफ होता है। टफ होने का मतलब ये होता है थोड़ा सा कठिन होता है। कैसे कठिन होता है, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक होता है। इंटर स्पेसिफिक होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक दूसरी जाति से जब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जब हम लोग अपनी जाति को छोड़ के किसी दूसरी जाति से स्ट्रगल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अंतरजातीय स्ट्रगल या अंतरजातीय संघर्ष बोला जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है,
ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग हैं, जंतु, मनुष्य हैं, ठीक है। मनुष्य क्या है, सबसे स्ट्रगल करता है ना, बड़ छोटा रहता है, छोटे से होते होते बड़े रहते हैं, इसको बीमारियां होती हैं, कभी बुखार होता है, कभी सर्दी होता है, कभी जुकाम होता है, लेकिन वो क्या तुरंत दवा लेने चला जाता है। कोई खाना खाता है, इसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़ा करना, तो ये क्या अंतर जातीय संघर्ष हो गया। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कोई एक जंगल है, जंगल के पास एक कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ के पास, पेड़ के नीचे क्या है, छोटे छोटे प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट है। अब छोटे छोटे जो प्लांट है, क्या इनको मान लो सन की लाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, और उन्हें प्लांट से जो अर्थ है, हमारी जो सॉइल है, इससे उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, वो तो इंटर स्पेसिफिक हो गया ना, सजातीय संघर्ष हो गया ना। इसका एग्जाम्पल है, एक कोई जंगल है, जंगल में प्लांट है, प्लांट के नीचे छोटे छोटे प्लांट है, ठीक है, छोटे छोटे पौधे हैं। अब छोटे छोटे पौधे हैं तो उन्हें सन की लाइट नहीं मिल रही है, सन की लाइट के साथ साथ जो भूमि हमारी सॉइल, मिट्टी से उन्हें भोजन नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। और दूसरी चीज मान लो इसी के साथ साथ जो छोटे पौधे हैं, इनके साथ धीरे धीरे बढ़ गए, और बढ़ के क्या हो गए, ऊंचे हो गए, और इनके सामने ऊंचा प्लांट हो जाएगा, तो इनसे वो क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे, और ढक जाएंगे तब भी तो उनको लाइट नहीं मिलेगी ना, तो इसके थ्रू क्या हो जाएंगे, और डाई कर जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये समझ में आया, जीवन के लिए संघर्ष, जीवन के लिए संघर्ष दो प्रकार से होता है। एक सजातीय संघर्ष होता है जो हम खुद की स्पीशीज, मतलब खुद की जाति के साथ करते हैं, और अंतर जाति जो होता है वो दूसरी जातियों से किया जाता है, मतलब दूसरी जातियों के साथ रह के संघर्ष किया जाता है, उसे बोला जाता है अंतर जाति। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्नताएं की। विभिन्नताएं का मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन ऐसा कहा जाता है कि सारे जीव एक जैसे नहीं होते, अगर वातावरण है तो सारे जीव एक जैसे नहीं हो सकते। और ये बात सही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही माता पिता के बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्विंस को छोड़ के बच्चों, ट्विंस जो होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, उनको छोड़ के, लेकिन जुड़वा बच्चे क्या सभी माँ बाप के पास होते नहीं होते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है विभिन्नताएं। एक माता पिता के बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो उन्हें बोलते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की कैसे होती हैं? कुछ विभिन्नताएं जो होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, मतलब जो मम्मी पापा के अंदर जो हमारे गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन कुछ विभिन्नताएं जो होती हैं वो हमारे साथ ही केवल घटित होती हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तो छोटे हो गए तब भी यही काम हो रहा है, बड़े हैं तो हमारे जीवन में क्या हुआ, घटित हुआ, लेकिन हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं घटित हुआ। तो जो विभिन्नताएं हो गई दो प्रकार की हो गई। अब हम लोग बात करते हैं नई जात की उत्पत्ति। ठीक है, नई जात की उत्पत्ति कैसे होती है? जैव विकास में एक बहुत बड़ा मैटर है। जैव विकास में बहुत बड़ा मैटर है कि कोई जंतु होता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है, वह अपने ही जाति के जैसा रहता है, लेकिन धीरे धीरे इनमें क्या होती है, विभिन्नताएं आने लगती हैं। और ऐसी विभिन्नताएं आ जाती हैं, एक ऐसा समय आ जाता है कि वह अपनी जाति से क्या होती है, तुरंत अलग हो जाती हैं। अलग होके एक नई जात की क्या कर लेती है, उत्पत्ति कर लेती हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, लिंक माना जाता है ना। आर्कियोप्टेरिक्स किसका लिंक माना जाता है? बर्ड्स का लिंक माना जाता है और रेप्टाइल का लिंक माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अब बर्ड्स क्या हो गई, एक नई जाति बन गई ना। पहले तो आर्कियोप्टेरिक्स थी, जो बर्ड्स भी थी, रेप्टाइल्स भी थी, लेकिन जो बर्ड्स है एक नई जाति बन गई। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, जो कुछ जातियां जो होती हैं वह अपने ही पूर्वज के समान होती हैं, ठीक है, लेकिन अपने पूर्वज से थोड़ा सा अलग होकर एक नई जात की उत्पत्ति कर लेती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नई जात की उत्पत्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।